Welcome back to another video of chemistry, that is metals and non-metals. हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर को फिनिश करें, बिकॉज और कुछ ही टॉपिक्स बाकी हैं जो हमें कवर अप करने हैं और फिर हमारा जो चैप्टर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम मेटल्स जिनका रिएक्टिविटी लो है उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि समरी हमने लिया कि सब में दो स्टेप्स कॉमन है। पहला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये दोनों स्टेप्स हर किसी मेटल के एक्सट्रैक्शन में कॉमन होता है। फिर थर्ड स्टेप से चेंज होता है। ओके, तो याद रखो कि लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हमेशा आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। और हमेशा ये याद रखना कि सल्फाइड के ओर को हमेशा रोस्टिंग किया जाता है, मतलब एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है। ठीक है। फिर ये ऑटो रिडक्शन शो करता है, मतलब अपने आप ही टूट जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स अगर मैं समझाऊं तो सपोज तुम्हारा दोस्त और तुम हो, तुम्हारा दोस्त ए है और तुम बी हो। तुम दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है, ठीक है, दोस्ती है, बहुत अच्छा दोस्ती है। ठीक है। अब जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कहा कि भाई तुम इसके साथ दोस्ती तोड़ दो, तो तुमने फटाफट दोस्ती तोड़ दिया, बिना किसी झगड़ा किए, बिना किसी बात को ना माने, है ना। तो तुमने क्या किया, तुमने डायरेक्टली, इतना तुम डर गए थे अपने पिताजी से कि तुमने फटाफट क्या कर दिया, दोस्ती तोड़ दिया। तो मेटल्स के केस, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के केस में ऐसा ही होता है। मतलब वो इतना डरते हैं कि वो खुद से ही रिडक्शन कर लेते हैं, कि वो बोलते हैं कि नहीं भाई, मुझे मेटल ऑक्साइड चाहिए नहीं, ले जाओ मेटल ऑक्साइड को मुझसे दूर ले जाओ। ठीक है। तो ऑटो रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पर बाहर से कोई फोर्स, कोई ऑटो रिडक्टिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसका मतलब होता है कि आपके फादर ने आपको मारा भी नहीं, धमकाया भी नहीं, बस बोला कि भाई तू इसके साथ मत रह, इसके साथ जो संगत है तोड़ दे। बस इतना सिंपल सी बात की और आपने फटाफट तुरंत तोड़ दिया दोस्ती। ठीक है। तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले केस में ऐसा होता है। ठीक है। कोई बाहर से तुमको रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। मतलब मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को लूज करके रिडक्शन होकर मुझे मेटल मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि पहले हमने क्या किया, सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग किया, तो हमें मिला ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर ये जो बना मार्क्यूरिक ऑक्साइड, ये रिमेनिंग मार्क्यूरिक सल्फाइड के साथ फिर से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके हमें मिल जाएगा मरकरी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब मार्क्यूरिक ऑक्साइड इतना ज़्यादा डरता है अपने पिताजी से कि वो बोल रहा है कि नहीं भाई, मुझे तो रहना ही नहीं है, मैं खुद से भी टूट जाऊंगा। ये खुद से भी टूट कर बॉन्ड ब्रेक करके मरकरी और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। मतलब इतना डरता है ये अपने पिताजी को, अपने फादर को, कि ये ऑलरेडी टूट रहा है। देखो, सल्फाइड के साथ, मर्क्यूरिक सल्फाइड के साथ ये रिएक्ट करके जब हीट दे रहे हैं हम, तब ये तो हमें मरकरी दे ही रहा है, लेकिन वो खुद से भी टूट कर बॉन्ड को ब्रेक करके मरकरी और ऑक्सीजन दे रहा है। मतलब इतना डरता है। जैसे कॉपर के केस में देख सकते हो, क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड को रोस्टिंग करने के बाद हमें क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिला। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये बचे खुचे क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके हमें कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है। अच्छा, तो रिकैप हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं भाई
मीडियम रिएक्टिविटी में। अब क्या हुआ, अब तुम दोनों के बीच में दोस्ती थोड़ा गहरा हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हारे पिताजी को क्या करना पड़ेगा, बातों से नहीं चलेगा, अब उनको या तो बंदूक उठाना पड़ेगा या फिर डंडा उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जिंक, आयरन और लेड, इन्हें हम कहते हैं मेटल्स जिनका रिएक्टिविटी मीडियम है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, मीडियम है, मॉडरेट। अब इनको किस किस फॉर्म में पाया जाता है देखते हैं। इनको पाया जाता है ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। सी वाटर में या फिर अर्थ के क्रस्ट में तुमको जिंक, आयरन और लेड ये तुमको ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा, सल्फाइड के फॉर्म में मिल जाएगा और कार्बोनेट के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ऑक्साइड के फॉर्म में जब मिलेगा तो तुमको ऑलरेडी ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है, तो जब इसके बाद तुम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके तुम इसको यहाँ से तुम मेटल को ले सकते हो। लेकिन अगर तुमको सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है तो याद रखना सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे भाई, समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, कुछ प्रोसेस है। तो देखो, हमने पढ़ा था कि सल्फाइड ओर के लिए हमेशा रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है, और कार्बोनेट के ओर के लिए हमेशा कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ होता है। इनके डेफिनेशंस भी मैं बता दूंगा, ठीक है, बाद में, पहले समझ लेते हैं। तो देखो, रोस्टिंग का किसके साथ लिंक है, सल्फाइड की ओर के साथ। अगर तुम्हें माइन करके सल्फाइड के साथ कंपाउंड मिलता है, मतलब जिंक मिलता है सल्फाइड के फॉर्म में, आयरन मिलता है सल्फाइड के फॉर्म में, इसके बाद लेड मिलता है सल्फाइड के फॉर्म में, तब क्या करोगे, तब सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, चेंज करने के लिए तुम्हें एक रोस्टिंग प्रोसेस को करना पड़ेगा, ओके। और अगर तुम्हें कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, फिर लेड कार्बोनेट, ठीक है, तो उस कार्बोनेट वाले प्रोसेस से, मतलब कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए तुमको कैल्सिनेशन नाम का एक प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में, डिफरेंस क्या है भाई। तो देखो, रोस्टिंग को यूज़ किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए, एज आई सेड, और कैल्सिनेशन को कार्बोनेट ओर के लिए, एज आई सेड। अब देखो, सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। तो रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को बहुत स्ट्रांगली हीट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में या फिर एक्सेस में कह सकते हो, मतलब बहुत एयर होगा, जब हीट दे रहे होंगे तब बहुत एयर या फिर यू कैन से प्रेजेंस ऑफ एयर विल बी देयर, और हीट देने का जो टेम्परेचर होगा वो होगा बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। अगर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा तो मेटल पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ एयर या फिर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, क्लियर है। ये है रोस्टिंग। याद कैसे रहेगा भाई रोस्टिंग क्या है, आपने चिकन रोस्ट देखा होगा, ठीक है ना, चिकन रोस्ट देखा होगा, तो चिकन रोस्ट जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ज़्यादा, ठीक है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है चिकन रोस्ट। बारबेक्यू और बारबेक्यू जैसे होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, तो ऐसे याद रखना है। और कैल्सिनेशन, या फिर आप इसको ऐसे भी याद करके रख सकते हो, सल्फाइड फॉर्मूला क्या है, S2-, और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CO3 2-। तो गौर से देखो, कार्बोनेट के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, नो ऑक्सीजन नीडेड, नो O2 नीडेड। लेकिन सल्फाइड के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, क्लियर है, ऐसे याद करके रख सकते हो, इफ़ पॉसिबल ऐसे याद करके रखो, ईजी होगा, ठीक है। कार्बोनेट के फॉर्मूला में ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो इसको इस प्रोसेस में कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सल्फाइड के फॉर्मूला में कोई ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब कार्बोनेट का केस देखते हैं।
कार्बोनेट ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। तो यहाँ पर सेम ही है, बस यहाँ पर हीट हमें करना है, स्ट्रांगली हीट करना है, लेकिन ऑक्सीजन या सॉरी एयर के एब्सेंस में, मतलब कोई एयर हमें यूज़ नहीं करना, ठीक है, एयर के एब्सेंस में हमें करना है ये हीटिंग। ठीक है, तो कार्बोनेट के केस में कैल्सिनेशन, इसका मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर में स्ट्रांगली हीट करना बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। अब सल्फाइड का जो फॉर्मूला है क्या है देखो, तो मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, ट्राइंगल मतलब हीट किया, तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, पहले से पता है आपको। और कैल्सिनेशन में क्या होता है कि मेटल कार्बोनेट को सिर्फ हीट किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, सिर्फ हीट, तो ये टूट कर मिल जाता है, हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा रिकैप करोगे, रिकॉल करोगे, तो दिस इज एक्चुअली थर्मोलाइसिस, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक एग्जाम्पल है। थर्मल डिकम्पोजिशन याद करो, FeSO4 को हमने जब हीट किया था तो क्या मिला था हमें, Fe2O3, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड, फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिला था हमें। ठीक है, फिर जैसे हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया था तो हमें मिला था लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन मिला था। ये क्या है, दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मोलाइसिस। ठीक है, एक और नाम है इसका थर्मोलाइसिस। ठीक है, तो भाई ये भी नोन है। ये वाला रिएक्शन पहले चैप्टर 1 में नोन है, ये वाला थोड़ा न्यू है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है और कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, बस सिंपल सा है। ओके, सिंपल सा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल है जिंक जिंक का एग्जांपल लेते हैं। तो जिंक का एक और है जिसे हम कहते हैं जिंक ब्लेंड, जिसका फॉर्मूला है जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है जिंक सल्फाइड। तो जिंक ब्लेंड को, क्योंकि सल्फाइड का ओर है, देखो एस है लास्ट में, तो सल्फाइड के ओर के लिए क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग करना पड़ता है। तो जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया तो मिलता है जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ओके, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, ऑक्साइड मिल रहा है जो हमें चाहिए। फिर जिंक का एक और ओर है जिसका नाम है कैलामाइन, जिसका फॉर्मूला है हमने पढ़ा था अभी पिछले वीडियो में, जिंक कार्बोनेट। अभी देखो कार्बोनेट है, कार्बोनेट ओर है, तो कार्बोनेट ओर होने के कारण इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ इसको हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पर देखो जिंक कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो ये डिकम्पोज होगा, ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होकर हमें देगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है, ये वाला रिएक्शन हमारे पास नया नहीं है, हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं थर्मल डिकम्पोजिशन वाले पार्ट में, नथिंग न्यू हियर। ठीक है, अब रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया। अब रोस्टिंग कर लिया है, कैल्सिनेशन कर लिया है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन करके ही हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। लेकिन इस बार तुम्हारा जो दोस्ती है ये बहुत गहरा हो चुका है। ठीक है, थोड़ा गहरा है। ठीक है, तो तुम्हारे फादर को तुम्हारे दोस्ती को तोड़ने के लिए अभी सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब उनको क्या करना पड़ेगा, या तो उनको बंदूक उठाना पड़ेगा, या तो उसको या तो उनको लाठी या फिर डंडा उठाना पड़ेगा। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब इसको करने के लिए हमें चाहिए होंगे रिडक्टेंट्स या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे कि कार्बन, एल्यूमिनियम और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब हमारे स्टैंडर्ड में ये इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कार्बन मतलब क्या, डंडा। ठीक है, और एल्यूमिनियम मतलब बंदूक। ठीक है, अगर डंडे से काम नहीं हुआ तो बंदूक से उड़ा देंगे। ठीक है, बंदूक दिखाकर या फिर बंदूक चलाकर
दोस्ती तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन कोक, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। मतलब अभी डंडे से दोस्ती तोड़ेंगे और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। अभी देखो, कार्बन का एक कंपोनेंट है, ठीक है, एक टाइप का कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं कोक। इसको ही क्यों यूज़ किया जाता है, वाई इट इज़ यूज, बिकॉज इट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़। ये पोरस होता है, मतलब इसमें होल्स होते हैं। ये एमोर्फस फॉर्म होता है। एमोर्फस मतलब बोला था मैंने क्या, कि जिसमें कोई भी रेगुलर 3D अरेंजमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, ठीक है। जैसे कि NaCl, ये एक हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब कि इसमें एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। लेकिन एमोर्फस मतलब क्या, एमोर्फस मतलब कुछ डिफेक्ट होते हैं उस वाले अरेंजमेंट में, 3D अरेंजमेंट में, तब वो रेगुलर नहीं बन पाता, वो बन जाता है डिफेक्टिव, ठीक है। तो एमोर्फस का मतलब होता है डिफेक्ट होता है जिस वाले अरेंजमेंट में, ठीक है। तो कोक में भी एक अनइवन अरेंजमेंट है, इसलिए ये होता है एमोर्फस फॉर्म। और एक और फीचर है कि ये चीप है, सस्ता है और इजीली अवेलेबल है, ठीक है। कहीं भी मिल जाता है, दुकानों में इजीली मिल जाता है, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सस्ता है भाई। तो कोक से, कार्बन का एक कंपाउंड है कोक, इसका यूज़ करके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। अब इसको स्मेल्टिंग क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये एक स्मेल्टर में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आपने अगर माइनक्राफ्ट खेला है तो वहाँ पर स्मेल्टर आपने देखा होगा, स्मेल्टर, स्मोकर और फर्नेस, ठीक है। तो स्मेल्टर आपने अगर देखा नहीं है तो गूगल कर सकते हो। तो स्मेल्टर एक, कह सकते हो एक फर्नेस जैसा ही होता है, जिसमें मेटल ऑक्साइड को रखा जाता है। रखने के बाद कार्बन मतलब कोक का यूज़ करके उसको रिड्यूस करवाया जाता है, मतलब डंडे से मार के दोस्ती तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। तो रिएक्शन देखो भाई, पहला जिंक ऑक्साइड को, तो देखो जिंक ऑक्साइड में कार्बन ने कंपाउंड लिया कोक, स्ट्रांगली हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद जो जिंक मिलेगा वो हमें मोल्टेन स्टेट में मिलता है, क्योंकि देखो ये फट्टी है, फट्टी, ठीक है। इसे हम कहते हैं फट्टी इन फर्नेस, दैट इज कॉल्ड फर्नेस, ओके, वन टाइप ऑफ फर्नेस। तो इतना गर्म होता है ये कि जो मेटल हमें मिलता है वो मोल्टेन स्टेट में मिलता है, ठीक है। फिर ठंडा होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है। तो मोल्टेन स्टेट में मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी लिबरेट होता है। एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज ऑल्सो यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बट नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, सो नॉट नीडेड। अब गौर से देखो, जिंक ऑक्साइड को कार्बन ने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। कैसे 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 रिड्यूस किया, ज़रा गौर से देखो। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक ऑक्साइड में जिंक के साथ क्या था, ऑक्सीजन था। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हुआ, जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर कार्बन अकेला था, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन के साथ एक और चीज़ आ चुका है जो कि है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो चुका है एक रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब कार्बन खुद ऑक्सीडाइज होकर जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करवा दिया, ठीक है ना। सो ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मतलब रिडक्टेंट कह सकते हो या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्टकट में रिडक्टेंट कहते हैं और ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते फिर। अब गौर से देखो, एक और है आयरन का,
ठीक है। एक और है आयरन का फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के केस में कोक से क्या किया, स्मेल्ट किया। तो स्मेल्ट करने के बाद कार्बन ने खुद को ऑक्सीडाइज किया और आयरन को रिड्यूस करवाया। तो इसीलिए यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन था, राइट हैंड साइड में आयरन अकेला है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन। वेयरएस लेफ्ट हैंड साइड में पहले कार्बन अकेला था और फिर वो राइट हैंड साइड में हमें दिखता है एक ऑक्सीजन के साथ, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरे को रिड्यूस करवाया। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है। ठीक है भाई। तो अगर दोस्ती थोड़ा गहरा है तो फादर को डंडा दिखाकर दोस्ती तोड़वाना पड़ेगा और उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। और अगर तब भी दोस्ती नहीं टूटी तब उनको एक और रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो कि है बंदूक का रास्ता, जो कि होता है एल्यूमिनियम के साथ। सो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम, जिसे कहते हैं एल्यूमिनोथर्मी। ठीक है, एल्यूमिनोथर्मी। मतलब अगर आपका दोस्ती डंडा दिखाने के बाद भी नहीं टूटा तो बंदूक दिखाकर क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा जी। ठीक है, तो ये किस मेटल से करवाया जाता है, एल्यूमिनियम का यूज़ करके करवाया जाता है। तो देखो, जितने भी मेटल्स जिंक के अबव हैं उनको हमेशा एल्यूमिनियम से रिड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, ओके, ये याद रखेगा कि एल्यूमिनोथर्मिक किन किन मेटल के साथ करना पड़ता है, जो जिंक के ऊपर है। ठीक है, जिंक के ऊपर जितने मेटल्स हैं। अब एग्जांपल देखते हैं भाई, जैसे कि मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको एक और नाम है पायरोलूसाइड। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का एक और नाम है पायरोलूसाइड। तो देखो, ये भी एक ऑक्साइड ही है, डाइऑक्साइड। तो इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ से मैंगनीज मेटल को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम के मदद से इसको रिड्यूस करवाना पड़ेगा। कैसे देखो, तो देखो यहाँ पर डाइऑक्साइड था, यहाँ पर एल्यूमिनियम था। अब राइट हैंड साइड में मैंगनीज जो है वो हमें मिलता है लिक्विड के फॉर्म में, बिकॉज बहुत हीट होता है, मोल्टन स्टेट में मिलता है, सिंपल सी बात है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हीट निकलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। तो गौर से देखो, पहले यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड मतलब मैंगनीज के साथ ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन था, फिर राइट हैंड साइड में मैंगनीज अकेला हो गया, मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हुआ। वेयर एज ऑन द अदर हैंड एल्यूमिनियम यहाँ पर अकेला था, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ है, मतलब ऑक्सीजन के साथ है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन का हुआ है ना, ऑक्सीजन मतलब एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और बहुत ज़्यादा हीट निकलता है यहाँ पर। तो ये जो हीट निकलता है इसके वजह से क्या होता है कि अपना जो मेटल होता है वो हमें मोल्टेन स्टेट में मिलता है, इसी हीट की वजह से। आप बोलोगे भाई ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ये क्या एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है? तो देखो, यहाँ पर हम हीट दे भी रहे हैं और हमें भी और हीट निकल भी रहा है। तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो एंडोथर्मिक होता है, और जब हीट निकलता है तो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन यहाँ पर तो दो है। तो इसको बेसिकली एक्सोथर्मिक ही माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो हीट निकलता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द हीट वी सप्लाइड। ठीक है, जितना हीट हमने सप्लाई किया था उससे ज़्यादा हीट निकल रहा है रिएक्शन से, इसलिए हम इसको मानते हैं एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक मानते हैं। और ये एक्चुअली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। देखो, एल्यूमिनियम ने मैंगनीज को उसके एक कंपाउंड से क्या कर दिया, हटा दिया, और वो खुद अभी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये मेटल डिस्प्लेसिंग मेटल है। ठीक है, और ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है एक साथ ही साथ। ओके, और ये साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, तीनों का एक मिश्रण है, कॉम्बो है। ओके, क्लियर है? अब गौर से देखो, एक क्वेश्चन आता है कि भाई कार्बन को मतलब डंडे से क्यों नहीं मैंगनीज को रिड्यूस किया गया? इसका आंसर ये है
कि एल्यूमिनियम जो है वो मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसका मतलब कि ये इजीली क्या कर सकता है, मैंगनीज को डिस्प्लेस कर सकता है और वो खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। और अगर हम इसको कार्बन के साथ करते हैं तो हमें सेटिस्फैक्टरीली मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर या फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमें नहीं मिलेगा इसी कारण से, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से, इसी कारण से ये करवाया जाता है। और कार्बन के केस में अगर ऐसा होता है तो हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे एल्यूमिनोथर्मी का। ठीक है, तो एल्यूमिनोथर्मी का एक एप्लीकेशन है, देख सकते हो कि आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड को, एक्चुअली फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर एक रेडिश ब्राउन पाउडर है। ठीक है, एक रेडिश फेरिक ऑक्साइड का एक रेडिश ब्राउन पाउडर लिया गया, उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया गया और इसको इग्नाइट किया गया बाय मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करके आग लगवाया गया, इग्नाइट किया गया मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करके। ठीक है, और फिर हमें मिलता है आयरन मोल्टन स्टेट में और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, और हीट निकलता है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नाउ स्पेशलिटी क्या है इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ देखो, द रिएक्शन देयर फॉर यूज फॉर वेल्डिंग द broken parts of iron machinery, railway tracks, etc. The reaction is known as thermite reaction. तो रेलवे ट्रैक्स में अगर किसी तरीके का पार्ट तो टूट जाता है या फिर कुछ क्रैक्स होते हैं तो उसको फुलफिल करता है कौन? उसको फुलफिल करने के लिए हम करते हैं थर्माइट रिएक्शन। मतलब एल्यूमिनोथर्मी का एक और नाम है थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब एक और नाम नहीं कह सकते, मतलब इस वाले रिएक्शन का एक और नाम है थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, जब ये आयरन ऑक्साइड के साथ होता है तब। तो देखो, जो आयरन हमें मिला मोल्टन स्टेट में, तो जब हम इसको क्रैक्स में, सपोज यहाँ पर क्रैक हुआ, तो इस क्रैक में जब ये मोल्टन आयरन डालेंगे तो ये फुलफिल कर देगा जगह को, और क्योंकि लिक्विड है तो ये किसी भी पार्ट का शेप ले सकता है, और जब ये सूख जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तब ये इस जगह को, गैप को फुलफिल कर देगा। तो आराम से जो रेलवे जब क्या बोलते हैं इसको, चक्के हैं रेलवे के, वो आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के जा पाएंगे। ठीक है, और या फिर अभी अगर कोई भी आयरन मशीनरी में अगर कोई भी वेल्डिंग का काम है, वेल्डिंग मतलब किसी भी क्रैक्स या फिर टूटे वाले पार्ट को ऐसे जोड़ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेल्डिंग। तो उसमें भी क्या यूज़ होता है? इसी प्रोसेस का यूज़ होता है। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन वाला प्रोसेस का यूज़ होता है। इसका स्पेशलिटी यही है, और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है जो कि है थर्माइट रिएक्शन, याद रखना। और थर्माइट रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स कैसे है? पहले आयरन यहाँ पर ऑक्साइड के साथ था, मतलब ऑक्सीजन के साथ था, राइट हैंड साइड में देखो अकेला है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। और एल्यूमिनियम यहाँ पर अकेला था, यहाँ पर देखो ऑक्साइड के साथ है, मतलब ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब समरी देख लेते हैं कि मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी का क्या समरी है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 सबका कॉमन है, नहीं बोल रहा, क्रशिंग ग्राइंडिंग करोगे, कंसंट्रेशन करोगे। स्टेप 3 में देखो, अगर सल्फाइड ओर हुआ तो रोस्टिंग करके मेटल ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, और अगर हमें ऑक्साइड का ओर ही मिला तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर कार्बोनेट का ओर मिला तो कैल्सिनेशन के प्रोसेस के द्वारा हमें इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा तब इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। सो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजिंग रिडक्टेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा हमें, ऑटो रिडक्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो दो प्रोसेस है, एक है डंडा वाला प्रोसेस, एक है बंदूक वाला प्रोसेस। डंडा वाला प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग, बंदूक वाले प्रोसेस को हम कहते हैं एल्यूमिनोथर्मी। और डंडे वाले प्रोसेस में यूज़ किया जाता है कार्बन का कंपाउंड कोक को, और एल्यूमिनियोथर्मी में यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम को। सिंपल सा बात है। और फिर लास्ट में रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, क्लियर है?
ओके, आई होप क्लियर है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अभी हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है उनमें कौन कौन आते हैं। तो पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनको हैलाइड्स और ऑक्साइड्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और हैलाइड्स क्या होता है भाई, आपने हेलोजन देखा होगा। हेलोजन क्या होता है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें हम कहते हैं हेलोजन। तो हैलाइड्स मतलब क्या, हेलोजन के ही कंपाउंड्स, ठीक है। तो हैलाइड्स में हम बात करने वाले हैं क्लोराइड्स के बारे में, ठीक है, स्पेशली क्लोराइड्स के बारे में बात करेंगे हैलाइड्स में। अच्छा, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्लोराइड से या फिर ऑक्साइड से हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम और एल्यूमिनियम का। तो सोडियम का जो ओर है वो है रॉक सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं NaCl, ठीक है। और अपना जो एल्यूमिनियम है उसका भी एक ओर है जिसको हम कहते हैं बॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब कॉन्सेंट्रेशन, एक क्वेश्चन आता है कि आफ्टर कंसेंट्रेशन ऑफ ओर can we use reduction of metal oxide or chloride through reducing agents like carbon। अब मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी वाले केस में क्या हम कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद क्या हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के द्वारा क्या हम मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल क्लोराइड को रिडक्शन कर सकते हैं। तो आंसर है नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। एंड व्हाई सो, because the oxides or chlorides of highly reactive metals are quite stable and cannot be reduced by any reductant, so they have more affinity for oxygen and chlorine। इसका मतलब यह है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। मतलब अभी जो है, अभी आपके और आपके दोस्त के बीच में जो दोस्ती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, बहुत स्ट्रांग है। तो आपके पिताजी को इस दोस्ती को तोड़ने के लिए बंदूक से भी काम नहीं होगा और डंडा से भी काम नहीं होगा। अभी उनको क्या करना पड़ेगा, बिजली का झटका देना पड़ेगा, ठीक है, बिजली का झटका देना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन और क्लोरीन, मतलब उनका चाहत जो है, उनका चाहत है कि भाई हम ऑक्सीजन के साथ ही रहेंगे या फिर क्लोरीन के साथ ही रहेंगे ज़्यादा, हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। लेकिन पिताजी तो भाई दोस्ती तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, एक स्पेशल रिडक्शन प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। बिजली का झटका दे के दोस्ती तोड़ेंगे हैं, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स ओनली लाइक सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो अगर हमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या तो क्लोराइड के फॉर्म में या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में अगर हमें इन कंपाउंड्स में ये मेटल्स मिलते हैं तो हम इनका स्मेल्टिंग भी नहीं कर सकते और एल्यूमिनोथर्मी भी नहीं कर सकते। हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हमें रिड्यूस करना पड़ेगा इनको। कैसे देखो, द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन का एक पार्ट होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, उसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर द ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ मेटल्स इन फ्यूज्ड or molten state are electrically
reduced by using this method। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में किसी भी मेटल के ऑक्साइड या फिर क्लोराइड को जब वो पहले इनको मॉल्टन या फिर फ्यूज स्टेट में लिया जाता है और उसमें उनको इलेक्ट्रिकली रिड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इनको रिड्यूस किया जाता है। तो देखो कैसे, हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया है, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया है, मोल्टन या फिर फ्यूज्ड NaCl, मतलब पिघला हुआ NaCl, ठीक है। एक्वस भी ले सकते हैं, तो मोल्टन लिया एज मोल्टन लिखा हुआ है, तो मोल्टन मतलब पिघला हुआ और एक्वस मतलब पानी से घुला हुआ, मतलब पानी में मिला हुआ एक्वस, और पिघला हुआ मोल्टन वो है मोल्टन या फिर फ्यूज्ड NaCl, ठीक है, लिया। यहाँ पर हमने एक कैथोड को लगाया है और यहाँ पर हमने एक एनोड को लगाया है, ठीक है, और इनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब जब भी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो फ्यूज्ड NaCl है ये डिसोसिएट होगा Na+ एक्वस में और Cl- एक्वस में, ठीक है। यहाँ पर डिसोसिएट होगा, मतलब आयन में ये डिसोसिएट होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं वो कहाँ पर जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जाएगा नेगेटिव कैथोड के पास और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जाएगा पॉजिटिव एनोड के पास, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जाएंगे नेगेटिव चीज़ के पास मतलब कैथोड के पास, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जाएंगे पॉजिटिव चीज़ के पास मतलब एनोड के पास, ठीक है। तो देखो NaCl को जब तुम 800 डिग्री सेल्सियस में हीट करोगे तो तुमको मिलता है मोल्टन NaCl, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो ये डिसोसिएट होता है इनटू Na+ आयन एंड Cl- आयन। अब देखो कैथोड में क्या हो रहा है, हमेशा याद रखो कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन करता है कौन, देखो ना कौन करता है। तो होता ये है कि सोडियम का जो आयन होता है वो इधर उधर मूव कर रहा होता है अब कैथोड के पास, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और वो बन जाता है सोडियम एटॉम, ठीक है। सोडियम एटॉम होने के बाद वो कैथोड के ऊपर ऐसे इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसको इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ से है, इसको इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ से, इसको देता कौन है इलेक्ट्रॉन, इसको एक्चुअली इलेक्ट्रॉन देता है एनोड से लूज हुए इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ आता है और ये इसको गेन करता है, मतलब एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन कर रहा है, देखो क्लोरीन का ये क्लोरीन जो है यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पर ये हो जाएगा हाँ, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो देखो एनोड में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन के एटम्स। क्लोरीन का जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये वेट, एक्चुअली थोड़ा गलत है,
देखो एक्चुअली ऐसा होगा, Cl माइनस एक्वस और ये Cl(S) और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जगह ठीक हुआ, मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, ठीक है। अब देखो एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है भाई? Cl माइनस आयन। तो देखो Cl माइनस आयन, आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Klm288, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ये हो जाएगा 7। और 287 किसका कॉन्फ़िगरेशन है? क्लोरीन एटम का कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें मिलता है Cls, क्लोरीन, ठीक है। अब अगर दो क्लोराइड के आयंस दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो मिलता है हमें क्लोरीन गैस। कैसे? देखो एक क्लोरीन एटम ने एक क्लोरीन एटम का कॉन्फ़िगरेशन 288, एक लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन 287, तो एक मिल जाएगा क्लोराइड एटम। फिर एक और क्लोरीन के एटम ने लूज किया, 288 था, कॉन्फ़िगरेशन 288 था, आयन है इसलिए 288, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 287, तो क्या बन गया फिर से क्लोरीन एटम। अब ये क्लोरीन एटम और ये क्लोरीन एटम बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बनाकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे हम कहते हैं क्लोरीन गैस, ठीक है। तो एनोड में एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए हैं, यही लूज हुए वाले इलेक्ट्रॉन सोडियम को मिलेगा और सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, करके वो सोडियम एटम बनेगा, सोडियम आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लो भाई 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं यहाँ से, तो वो भी 2 ही लेगा, तो इसके लिए वो एक और बंदे को बुलाएगा कि देखो भाई, एक और आयन को बुलाएगा, लो भाई लो, तुम भी गेन करो, मैं भी गेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसे ऐसे करके सोडियम इकट्ठा होता रहेगा, सोडियम एटम्स मतलब सोडियम मेटल यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा कैथोड पर, और एनोड से क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। फिर से रिकैप करता हूँ, कैथोड पर रिडक्शन होता है, क्यों? बिकॉज सोडियम के जो आयन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो सोडियम मेटल बन जाता है। कैसे? सोडियम एटम बन जाता है। कैसे? सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8, ठीक है। तो वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 281 किसका कॉन्फ़िगरेशन है? सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सिमिलरली एक और ऐसा 1 मोर सोडियम आयन ऐसा करता है, तो फिर सोडियम के कितने एटम हो गए? 2 एटम्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे सोडियम एटम्स यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अब इनका प्रश्न ये आता है कि इनको इलेक्ट्रॉन मिल कहाँ से रहा है? तो एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? क्लोराइड के आयंस। क्लोराइड के आयन ने, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 288, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन जाएगा 287, और ये 287 किसका कॉन्फ़िगरेशन है? क्लोरीन एटम का कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ से हमें क्लोरीन एटम मिलेगा एक। ऐसे अगर हम दो दो क्लोराइड आयंस क्या करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2 क्लोरीन के एटम मिलेंगे। अब ये 2 क्लोरीन के एटम क्या करते हैं? ये 2 क्लोरीन के एटम एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिनको हम कहते हैं क्लोरीन गैस, ठीक है। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज हुए और वही इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम ने लिया, गेन किया, और वो सोडियम एटम बन गया सोडियम आयन से, ठीक है। और ऐसे होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। और एक और बात ये है कि यहाँ पर जो मेटल मिलता है ये पूरा प्योर मेटल होता है, ठीक है। इसको और रिफाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो यहाँ पर समरी ऑफ ऑल स्टेप्स ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी,
स्टेप 1 स्टेप 2 सेम है, क्रशिंग ग्राइंडिंग कंसनट्रेशन ऑफ ओर, एंड स्टेप 3 इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और यहाँ पर प्योर मेटल मतलब यहाँ से मिल जाता है हमें, और रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके। अब मैं एक चार्ट बना के देता हूँ, जिस चार्ट को पढ़ने से आपको पूरा जितना भी आपने पढ़ा अभी तक वो आपको एक कॉम्पैक्ट फुल कह सकते कॉम्पैक्ट फुल वे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओट्स, सबसे पहले ओर, ठीक है, ओर मिलेगा हमें। अब इस ओर से हम क्या करेंगे, हम इस ओर को कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है ना, कंसंट्रेशन करेंगे। वी विल कंसंट्रेट दिस ओर, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। ओर का कंसंट्रेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेटेड ओर्स हैं, कंसंट्रेटेड ओर्स, इन कंसंट्रेटेड ओर्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला ग्रुप क्या है, पहला है कि ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, फिर दूसरा मीडियम, फिर तीसरा है लीस्ट। सो हियर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, इसको भी यहाँ तक। नाउ सी, first is ore of most reactive metal, ore of most reactive metal, ये एक ग्रुप है। देन ore of moderately reactive metal, moderately reactive metal, ठीक है। एंड देन ore of least reactive metal, ore of reactive metal, okay। नाउ हमें देखना पड़ेगा कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं हमें नेचर में, ओके। सो ब्रैकेट में लिखो ऑकर इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स ऑक्साइड्स, ठीक है, हैलाइड्स ऑक्साइड्स। इसके बाद मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, ठीक है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं, और ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड जो है वो थोड़ा कॉमन है, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं मिलता, वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, ओके। तो यहाँ पर होगा ऑकर ऑकर
in the form of सल्फाइड्स, सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं नेचर में, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ये है NaCl हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि ऑक्साइड, ऑक्साइड हो सकता है, ऑक्साइड हुआ तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट रिडक्शन करेंगे। सल्फाइड में जैसे कि जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड किसे कहते हैं, और है जिंक कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं कैलामाइन, है ना। और सल्फाइड के फॉर्म में जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो है सपोज चिनाबार, और है कॉपर ग्लैंड्स, ठीक है, कॉपर ग्लैंड्स, Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड, ओके। नाउ इसके लिए क्या करना पड़ता है, इनके लिए करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइसिस, नॉट इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद हमें डायरेक्ट प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। हमें इसको रिफाइनिंग के लिए भेजना नहीं पड़ता या फिर प्योरीफिकेशन और करना नहीं पड़ता, हमें प्योर मेटल ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद जिंक सल्फाइड के लिए हमें करना पड़ता है रोस्टिंग, और जिंक कार्बोनेट के लिए हमें करना पड़ता है कैल्सिनेशन, ठीक है। और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मेटल ऑक्साइड में, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में। तो रोस्टिंग फॉर जिंक सल्फाइड, आई मीन टू से सल्फाइड और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, ठीक है। और कन्वर्ट किस में करेंगे, जिंक ऑक्साइड में, मतलब मेटल ऑक्साइड में, ठीक है, जिंक ऑक्साइड में जैसे कि मेटल ऑक्साइड में, ओके। ब्रैकेट में लिख देता हूँ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद करना पड़ेगा रिडक्शन, इसके बाद करना पड़ेगा रिडक्शन। अब रिडक्शन में दो तरीके के हो सकते हैं, एक है स्मेल्टिंग, एक है एल्यूमिनो थर्मी, ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी, रुको रुको रुको, थोड़ा रुको, पहले रिडक्शन लिख देता हूँ इसके बाद, ठीक है। अब रिडक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक है स्मेल्टिंग और एक है एल्यूमिनो थर्मी, ठीक है। ये यूजिंग कार्बन का कोक और एल्यूमिनो थर्मी एल्यूमिनियम का यूज़ करके, ठीक है। एंड लास्ट रिडक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता है, रिडक्शन करने के बाद हमें मिलता है मेटल, वी गेट द मेटल ऑक्साइड, सॉरी नॉट मेटल, मेटल ऑक्साइड मिलता है, ओ सॉरी 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 क्या बोल रहा हूँ, मेटल मिलता है, ठीक है। अब इस मेटल को क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हो, और फिर ये जाएगा अपने मार्केट में, ठीक है, ओके। तो सल्फाइड हुआ तो रोस्टिंग, कार्बोनेट हुआ तो कैल्सिनेशन, फिर
जिंक ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर रिडक्शन होगा 2 तरीके से, अगर स्मेल्टिंग कोक से, कार्बन के कंपाउंड से, एल्यूमिनियम थर्मी से, एल्यूमिनियम से, ठीक है। और इसके बाद रिडक्शन होने के बाद हमें मिल जाएगा मेटल, फिर इसको हमें रिफाइनिंग करके प्यूरिफिकेशन करके मार्केट में बेचने से मुनाफा मिलेगा। और सल्फ और लीस्ट रिएक्टिव वाले मेटल के केस में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें करना पड़ता है रोस्टिंग सिर्फ, बिकॉज सल्फाइड का ओर है, तो वी हैव टू डू ओनली रोस्टिंग। रोस्टिंग करके क्या मिलेगा रोस्टिंग करके हमें मिलेगा या तो मर्क्यूरस ऑक्साइड या फिर क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर क्यूप्रस ऑक्साइड। ये डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा सल्फाइड ले रहे हो, मर्करी ले रहे हो या फिर मर्करी का या फिर कॉपर का, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर हमें करना पड़ेगा रिडक्शन, रिडक्शन करना नहीं पड़ेगा, ऑटो रिडक्शन होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक रिडक्शन होगा। ऑटो रिडक्शन के बाद हमें मिल जाएगा अपना मेटल, और फिर मेटल को हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मेटल को रिफाइन करके फिर मार्केट में बेचना है, और यहाँ से जो प्योर मेटल मिला है वो हम डायरेक्टली मार्केट में बेच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात लिखो कि यहाँ पर रिक्वायर्स रिडक्टेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत है, यहाँ पर नॉट रिक्वायर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिडक्टेंट का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ऑटो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। सो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है, ये शॉर्टकट है। ऐसे करने से आपको एकदम एक छोटे से जगह पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट या लिख लिया होगा, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं फिर। ओके, अब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट, क्रशिंग क्या है। क्रशिंग मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओट्स इनटू स्मॉलर पीसेस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओट्स इनटू स्मॉलर पीसेस, ये क्रशिंग था। फिर ग्राइंडिंग क्या था भाई, पाउडर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है। टर्निंग स्मॉलर पीसेस ऑफ ओट्स इनटू, यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा था पल्वरिस्ड या फिर पाउडर फॉर्म, ठीक है, पल्वरिस्ड या फिर पाउडर फॉर्म, कहाँ लिखा था, हाँ, इनटू पल्वरिस्ड और पाउडर फॉर्म। ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि छोटे छोटे ओट्स के पीसेस को पल्वरिश या पाउडर फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना, या फिर पाउडर के फॉर्म में इसको बनाना, ठीक है। अब इसके बाद कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन द
प्रोसेस से गैंग पार्टिकल्स या मैट्रिक्स को क्रस्ट ओर्स से हटाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड गैंग particles from the crust ores। ठीक है, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फ्लोटेशन हो गया, लीचिंग हो गया। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है तो बता नहीं रहा। कंसंट्रेशन का प्रोसेस समझ में आ गया। फिर रोस्टिंग क्या है, भाई डेफिनेशन देख लेते हैं रोस्टिंग का। रोस्टिंग एक्चुअली क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग सल्फाइड ओर इन एक्सेस या फिर प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसी तो कहते हैं हम रोस्टिंग। ठीक है, a process in which a sulfide ore is strongly heated in presence or excess of air below the melting point of metal। ठीक है, वेल डेफिनेशन ऑलरेडी वहाँ पर लिखा था डिफरेंस में, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। ठीक है। ओके, तो रोस्टिंग हो गया। इसका मैं रिएक्शन और नहीं लिख रहा, रिएक्शन आपको पता है क्या होता है। मेटल सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन को स्ट्रांगली ऑक्सीजन की वजह से स्ट्रांगली हीट किया तो मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नाउ कैल्सिनेशन। इसका भी डेफिनेशन सेम ही है, बस यहाँ पर क्या होगा कि कार्बोनेट के ओर को एब्सेंस ऑफ एयर में मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में स्ट्रांगली हीट किया जाएगा। इन व्हिच ए कार्बोनेट ore is strongly heated in absence of air below the melting point of metal। ठीक है, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल हो गया। ठीक है, सो दिस आर द सम डेफिनेशंस रिक्वायर्ड। और तो कोई डेफिनेशन मुझे लग नहीं रहा कि चाहिए। आई गेस दिस इज ओनली रिक्वायर्ड डेफिनेशंस। डेफिनेशन की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर है तुम बना कर लिख सकते हो, तो इट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। सो तुम लोग चाहो तो थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो फॉर फ्यू मिनट्स, वीडियो को पॉज करके ले सकते हो तुम्हारा रेस्ट। ठीक है, बिकॉज अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो दिमाग को ठंडा करके समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो तुम लोग। सो आई होप तुम लोगों ने रेस्ट ले लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब मेटल को ये वो किया, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन किया, फिर एक्सट्रैक्शन किया, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिडक्शन करके लाया। अब फिर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रह जाते हैं,
उनको हटाना पड़ता है, कुछ इम्प्योरिटीज रह जाते हैं, उनको हटाने के लिए रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन हमें करना पड़ता है फिर से, ठीक है। सो मेटल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सट्रैक्शन स्टिल कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज विच आर रिमूव्ड बाय, अभी 5 तरीके के प्रोसेसेस हैं इनको रिमूव करने के, लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, तो वो हम वही पढ़ेंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस जैसे कि डिस्टिलेशन है, लिक्विफैक्शन है, वेपर फेज रिफाइनिंग है, जोन रिफाइनिंग है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के रिफाइनिंग है, ठीक है। तो वी हैव टू टॉक अबाउट ओनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन दिस चैप्टर बिकॉज हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है। तो यही पढ़ते हैं, आइए। और ये कौन से मेटल्स में किया जाता है, तो कॉपर में हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, निकल हो गया, इन मेटल्स में ये करवाया जाता है। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसमें क्या क्या करना पड़ता है, पहले स्टेप्स देखो, इसके बाद डायग्राम दिखाता हूँ कैसे करते हैं। द सेटअप consists ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक दैट कंटेन्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेना है जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। क्यों कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, क्यों? बिकॉज इसके अलावा और भी सोल्यूशन ले सकते हो, लेकिन क्योंकि हम कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, सो वी हैव टू टेक द सॉल्ट ऑफ दैट मेटल ओनली। सो हमें कॉपर का ही एक सॉल्ट लेना पड़ा, जो कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया हमने। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो आयंस में टूट जाता है, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस कह सकते हो जो यू कैन से एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी देने पर ये आयंस में टूट जाता है। मेटल सॉल्ट इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट हुज रिफाइनिंग इज टू बी डन हियर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो एक मेटल सॉल्ट को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है जिस मेटल का रिफाइनिंग हम करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। यहाँ पर हम मेटल का कॉपर मेटल का कर रहे हैं, तो कॉपर मेटल का ही एक सॉल्ट लेंगे हम, जो कि है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है जी। नाउ ए थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल is connected to the positive terminal that is it behaves as anode। अब एक मोटे कॉपर के मेटल को, इम्प्योर कॉपर के मेटल को हमें एनोड से लगाना है, मतलब ये भी एनोड की तरह काम करने लगेगा। और एक पतले थिन प्योर मेटल के स्ट्रिप को हमें नेगेटिव टर्मिनल में, मतलब कैथोड की तरह ये काम करने लगेगा, ठीक है। अब तुम डायग्राम देखो तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया है, यह है थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल और यह है थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर मेटल। अब यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। तो जब भी एक्वस होगा तो क्या होगा, आयन्स टूटेंगे, कॉपर आयन Cu2+ आयन और SO4 2- आयन में डिसोसिएट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमने एनोड कैथोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट हैपन, वेल देखो, एट कैथोड में क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड के, अच्छा अब देखो, पहले तो समझो कि Cu2+ और SO4 2- आयन में डिसोसिएट हुआ। अब नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास। तो Cu2+ किसके पास जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो, लेकिन कैथोड मतलब नेगेटिव के पास जाएगा, और SO4 2- इसके पास जाएगा। अब कैथोड पर क्योंकि Cu2+ है तो वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, करने से वो बन जाएगा कॉपर एटम। तो कॉपर आयन से वो बन जाता है कॉपर एटम, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा उसको, 2, क्योंकि उसका 2+ है। 2+ मतलब क्या, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और वो कॉपर आयन बना, ठीक है। अब उसको फिर से
क्या करना पड़ेगा जिससे कि वो कॉपर बन जाए, कॉपर एटम बन जाए। तो तुम बोलोगे भाई कि अगर वो फिर से अ, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, ठीक है, तो वो फिर से कॉपर एटम बन जाएगा। कैसे? देखो, पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो वो बन गया कॉपर आयन, मतलब अभी उसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। अब जब वो फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो यहाँ पर जो उसका इलेक्ट्रॉन 2 कम थे वो अभी फुलफिल हो चुका है। इससे क्या होगा, इससे फिर से वो बन जाएगा CuS सॉलिड, मतलब कॉपर एटम बन जाएगा। ये कैथोड पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। और गेन एक कैसे कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है एनोड में। इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है, देखो एनोड पर क्या हो रहा है, ये जो थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर है ये क्या कर रहा है, ये जो कॉपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, ठीक है। क्या करने के लिए, आयन में चेंज होने के लिए, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि हर एक मेटल के पास टेंडेंसी होता है तो लूज इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है जिससे कि वो बन जाए आयन, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया इसको कोई यूज़ करेगा, और इसको किसने यूज़ किया, इसको यूज़ किया कॉपर के आयन्स ने जो थिन स्ट्रिप के आसपास मंडरा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इस थिन कॉपर स्ट्रिप के ऊपर कॉपर के एटम्स ऐसे ऐसे इकट्ठा होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। ऐसे करते करते क्या होगा, एंड में एनोड पतला होता जाएगा, ये जो थिक ब्लॉक है ये धीरे धीरे ऐसे पतला हो जाएगा, और जो कैथोड का जो थिन स्ट्रिप है ये धीरे धीरे मोटा होता रहेगा, बिकॉज यहाँ पर कॉपर के मेटल्स इकट्ठा होते रहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? यही तो है भाई अपना क्या, यही तो है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ऐसे करके हम किसी भी मेटल को रिफाइन करते हैं, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस टू द इम्प्योरिटीज देन, जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं उनको क्या, उनका क्या, इम्प्योरिटीज़ 2 तरीके के होते हैं, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ और है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होते हैं भाई आयरन। अब आयरन क्या करता है, आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो बन जाता है Fe2+ फेरस आयन, और वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है, डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसलिए इसका नाम है सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। लेकिन जो इनसॉल्यूबल होते हैं जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, यह है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, ठीक है, पार्टिकल्स, ओ सॉरी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होगा, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। तो ये क्या करते हैं, ये डिज़ोल्व भी नहीं होते, ये इलेक्ट्रोलाइट में डिज़ोल्व भी नहीं होते हैं, और एनोड के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एनोड मड। यहाँ देख सकते हो ये एनोड है, एनोड के नीचे यहाँ पर देख सकते हो एनोड मड, मतलब ये इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। ये डिज़ोल्व भी नहीं होते, तो ये क्या करेंगे, ये एनोड के नीचे जाके बैठ जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एनोड मड, ठीक है। बस यही तो था अपना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। फिर हम आ जाते हैं भाई कोरोशन में, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो कोरोशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कोरोशन के बारे में, है ना। तो इस वाले चैप्टर में आपको इसको ठीक से मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। चैप्टर 1 में इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली चैप्टर 3 में जाके फिर से पढ़ना ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चैप्टर 3 में ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। कोरोशन क्या है भाई, ए सरफेस डिटेरियोरेशन process of metals in which they convert to a more stable form, that is oxides, sulfides, carbonates and more. Due to the attack of atmospheric gases it loses its luster. अच्छा देखो, तो कोरोशन क्या होता है कि सरफेस का डिटेरियोरेशन होता है, मतलब ख़राब हो जाना, ठीक है। अब ये होता किस लिए, बिकॉज जो मेटल होता है वो और भी अपने स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश करता है, जो कि हो सकता है ऑक्साइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है। और ये होता किस लिए, बिकॉज एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो मेटल से दोस्ती करते हैं। दोस्ती क्यों करते हैं दोस्ती इसलिए करते हैं क्योंकि देखो एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल का जो काम है वो है इलेक्ट्रॉन को गेन करना किसी भी तरह, जिससे कि वो
क्या बन जाए, ऑक्टेट बन जाए या फिर डुप्लेट बन जाए, ठीक है। और मेटल्स का काम क्या है, मेटल्स का काम है कि भाई जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। तो मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और वही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स ने गेन किया, तो उनके बीच में दोस्ती हो गया, क्योंकि तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। तो इससे क्या हुआ कि इस मेटल के अराउंड एक सल्फाइड ऑक्साइड और कार्बन का एक लेयर फॉर्म हो गया, ठीक है, इसके वजह से। और यही लेयर क्या करता है, कभी कभी मेटल को बचाता भी है और कभी कभी मेटल को खा भी जाता है। मतलब इट इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। नाउ कोरोजन एंड इट्स टाइप्स, क्या क्या टाइप के कोरोजन होते हैं देखो। पहला है खराब वाला, रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे खराब अगर कोरोजन का टाइप है तो यही है। इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन और इसका केमिकल इक्वेशन देखो कि जब आयरन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर, देखो एक्स है, एक्स क्यों, बिकॉज हर जगह मॉइस्चर सेम नहीं होता। दिल्ली में मॉइस्चर कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ अमाउंट का हो सकता है, और मुंबई में वही मॉइस्चर थोड़ा अलग इधर उधर होगा इसका वैल्यू, ठीक है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो हर जगह मॉइस्चर सेम नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर एक्स लिया गया है। और जो फार्मूला बन के आता है वो होता है Fe2O3.Fe2O3.XH2 एंड दिस इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है। इसको कहा जाता है रस्ट, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। नाउ रिमेंबर, बहुत लोग सोचते हैं कि Fe2O3 इज रस्ट, बट यू आर रॉन्ग ब्रो। इसको रस्ट नहीं कहा जाता है भाई, ये है ओनली फेरिक ऑक्साइड, हेमीटाइट है ये, हेमीटाइट। दिस इज द ओर फ्रॉम व्हिच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। आयरन के बहुत सारे ओर हैं, साइडराइट, लीमेटाइट, हेमीटाइट और है अपना मैग्नीटाइट, है ना। तो मैंने आपको दिखा सकता हूँ अभी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं हो तो देखो, साइडराइट, लीमराइट नहीं है शायद, लीमराइट और एक है, सॉरी। तो आयरन पाइराइट, साइडराइट, मैग्नीटाइट और हीमाटाइट, देखो हेमीटाइट Fe2O3, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई ये रस्ट होता है, ठीक है। रस्ट एक्चुअली, रस्ट का फॉर्मूला ये है, ठीक है। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोरोशन। इसमें होता क्या है, आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट का मतलब H2 रहेगा, एयर मतलब ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब जो रस्ट होता है इसके प्रॉपर्टीज है कि ये फ्लैकी होता है, मतलब नॉन स्टिकी, ये सरफेस पर चिपकता नहीं है, धूल की तरह, डस्ट की तरह उड़ जाता है। जिससे क्या होता है कि सरफेस के ऊपर अगर ये लेयर बनता भी है, ऐसा करके एक लेयर बनता भी है, तो ये कुछ दिनों बाद या फिर कुछ मिनट बाद ये क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉन स्टिकी, तो स्किन से हट जाएगा। तो स्किन का ये वाला पार्ट जो पहले ढका हुआ था, ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हुआ, ये इस मेटल के इस वाले फेस को ढक के रख रहा था। लेकिन जब ये चला गया तब इसने फिर से इसको एक्सपोज कर दिया, और जब इसने एक्सपोज किया तो फिर से इसमें रस्टिंग होगा, ठीक है। और एक बात है कि ये ब्रिटल होता है, बहुत नरम होता है, थोड़ा सा प्रेशर देने से टूट जाता है रस्ट, ठीक है। और ये नॉन प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है। ये मेटल को बचाता नहीं, बल्कि मेटल के लगवा के चले जाता है, ठीक है, मेटल का एल लगवा कर चला जाता है। तो ये सबसे खराब टाइप है कोरोशन का। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कैन रस्टिंग हैपन विदाउट हैविंग एनी वन फैक्टर दैट इज ऑक्सीजन और वाटर। मतलब क्या रस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है तब क्या रस्टिंग होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर है क्या तब रस्टिंग होगा। तो आंसर है नो। रस्टिंग को होने के लिए दोनों ही फैक्टर्स के होना ज़रूरी है, दोनों फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। दोनों फैक्टर्स के बिना अगर कोई एक भी फैक्टर रहता है तो नहीं होगा। दोनों के दोनों फैक्टर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा दोस्त नहीं आया तो तुम्हारे दोस्त का नोटबुक तुमने सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं होगा।
तुम्हारे दोस्त को भी आना होगा और उसको भी सबमिट करना पड़ेगा और तुम्हें भी नोटबुक सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम्स देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक का ही है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया है, एयर है और यहाँ पर थोड़ा सा पानी है और यहाँ पर नेल्स है, रस्टी नेल्स, ठीक है। पूछा गया है कि भाई क्या ए वाले टेस्ट ट्यूब में क्या रस्टिंग होगा, तो रस्टिंग ज़रूर होगा। क्यों होगा? बिकॉज एयर है, और एयर में ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पर जो पानी है इसमें क्या है, H2 भी है। और आपको पता होना चाहिए कि पानी के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन भी होता है, पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए था, वाटर भी चाहिए था। देखो वाटर वेपर होने से भी रस्टिंग होगा और सिर्फ वाटर होने से भी रस्टिंग होगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, H2O होना ही चाहिए, और अभी वो गैस हो गया या फिर लिक्विड हो गया फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन H2O होना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ए में तो भाई रस्टिंग बराबर होगा, क्योंकि एयर ऑक्सीजन भी है और मॉइस्चर या फिर वाटर भी है, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बी में रस्टिंग क्या होगा या फिर नहीं, देखो टेस्ट ट्यूब बी में दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस 1, एयर फ्रॉम एबव, नो, यह नेल्स पानी के अंदर है, ठीक है, और पानी के ऊपर एक लेयर है ऑयल का। हमें पता है कि ऑयल जो है ये ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आने, यहाँ पर अपना ऑयल है, तो ऑक्सीजन यहाँ से एंटर नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑयल का लेयर ऑक्सीजन के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा या फिर करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो नहीं जा पा रहा है, लेकिन सफिशिएंट क्या पानी से क्या रस्टिंग होगा? नहीं होगा। पानी से भी क्यों नहीं होगा? अब देखो केस 1 में अगर नॉर्मल पानी हुआ, यहाँ पर बुक में बॉयल्ड डिस्टिल वाटर है, बॉयल्ड डिस्टिल वाटर अगर होता है तो रस्टिंग नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि नॉर्मल वाटर है, ठीक है, नॉर्मल वाटर है, तब क्या होगा? तब रस्टिंग होगा। कैसे होगा? तुम बोलोगे भाई कैसे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा। अभी तो बताया मैंने कि नॉर्मल वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है, पानी के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, फुलफिल हो गया कंडीशन, तो रस्टिंग तो होगा। लेकिन ये नॉर्मल वाटर के केस में होगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि बॉयल्ड वाटर है, तो केस 2, एयर फ्रॉम एबव, नो, ऊपर से हवा, क्या यहाँ से हवा यहाँ आ रहा है? नहीं, बिकॉज ऑयल के लेयर ने इसको रोका हुआ है। एंड बॉयल्ड वाटर में क्या रस्टिंग होता है, सॉरी, क्या बॉयल्ड वाटर में क्या ऑक्सीजन होता है? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होता है, बिकॉज जब भी हम किसी भी पानी को, लिक्विड को डिज़ोल्व करते हैं, तो उसके अंदर से जो डिज़ोल्व्ड गैसेस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस हो गया वाटर के केस में, तो वो उड़ जाता है, एस्केप करता है। तो इसी कारण से बॉयल्ड डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी तरीके का डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होगा। तो पानी तो है, H2O है, पानी तो है, ये बॉयल्ड वाटर है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो हमें बोला था कि दोनों के दोनों फैक्टर्स एसेंशियल हैं, तो एक फैक्टर यहाँ पर नहीं है, तो मतलब रस्टिंग नहीं होगा, नो रस्टिंग, ठीक है, क्लियर है। अब टेस्ट ट्यूब सी में क्या रस्टिंग होगा? टेस्ट ट्यूब सी में भी रस्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज सी में ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये है ड्राइंग एजेंट। इसके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि HCl गैस को जब हमने, मतलब HCl गैस का एसिडिक है या फिर नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए हमने इसको एक मॉइस्चर, मतलब अगर बारिश हुआ है उस दिन, तो हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में एक कैल्शियम क्लोराइड का एक गार्ड ट्यूब लगा देंगे, जिससे कि वो सारा का सारा मॉइस्चर अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्राई एयर है, मतलब ऑक्सीजन तो है लेकिन H2O नहीं है, बिकॉज ड्राई है, मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर किसने एब्जॉर्ब कर लिया? सारा का सारा मॉइस्चर तो अपने कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब क्या, ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन इज अवेलेबल, बट नो मॉइस्चर मीन्स नो H2O, तो यहाँ पर भी रस्टिंग नहीं होगा,
तो एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर, सो नो वाटर और वाटर वेपर, सो नो रस्टिंग। ओके, कोई रस्टिंग नहीं होगा। तो रस्टिंग किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में होगा। बी में होगा अगर ये नॉर्मल वाटर होता तब होता, अगर नॉर्मल वाटर नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा, और इसमें तो होगा ही नहीं। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप का कोरोशन देखो, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। अभी ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे अच्छे टाइप के कोरोशन हैं। टार्निशिंग ऑफ कॉपर, इसका कलर होता है ग्रीन। क्या होता है इसमें? कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट CO2, मॉइस्ट मतलब H2O होगा, CO2 मतलब है, और एयर मतलब ऑक्सीजन होगा। ठीक है, टू फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट। रिएक्शन देखो, कॉपर रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ मीन्स वाटर वेपर के साथ। तो हमें मिलता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बिकॉज यहाँ पर एक बेस है जो कि है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इसका एक और नाम है कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको कहा जाता है, इस टाइप के कोरोशन को कहा जाता है पटीना। जैसे कि हम इसको रस्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं रस्ट, वैसे ही टार्निशिंग के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं पटीना। अब पटीना बहुत अच्छा है भाई, पटीना स्टिकी है, मेटल के सरफेस के साथ चिपका रहता है। तो वो क्या करता है कि मेटल के सरफेस के ऊपर अगर ये वाला सरफेस है सपोज, इसके ऊपर बन गया तो इसको बचाता है फ्रॉम फर्दर कोरोजन, बिकॉज इस सरफेस को ये और एक्सपोज नहीं करने देता। ठीक है, एयर मॉइस्ट एयर की तरफ एक्सपोज नहीं करता, तो ऑब्वियसली कुछ कोरोजन नहीं होता। तो ये स्टिकी, नॉन ब्रिटल, टूटता भी नहीं है, और प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है। ओके, तो भाई ये अच्छा है, क्लियर हुआ। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। एक और है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो जब सिल्वर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, तो वो बना जाता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S। इसका कलर होता है ब्लैक। केमिकल इक्वेशन देख सकते हो, सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड मॉइस्चर। ठीक है। तो इसका कलर होता है ब्लैक, और इसको भी कहा जाता है पटीना, बिकॉज ये टर्निशिंग का एक प्रोडक्ट है। टर्निशिंग के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं पटीना। इसका भी प्रॉपर्टी सेम है, स्टिकी होता है, मेटल सरफेस को फर्दर कोरोजन से बचाता है, नॉन ब्रिटल होता है, बहुत इतना ज़्यादा नरम नहीं होता, और प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि कोरोजन, रस्ट जो होता है वो आयरन के केस में होता है, और पटीना जो होता है वो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम में होता है। ओके, एल्यूमिनियम के केस में भी पटीना फॉर्म होता है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है। नाउ प्रॉज ऑफ कोरोशन, मतलब कोरोशन के क्या अच्छे गुण हैं। यह है पटीना। पटीना सीम्स टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर सम ऑफ द मेटल्स लाइक कॉपर, which on oxidation forms an impervious protective layer that protects further corrosion, that is tarnishing of metal. Impervious मतलब क्या? अनरिएक्टिव प्रोटेक्टिव लेयर, किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करता और प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, तो यह है कोरोशन के अच्छी बातें। और ख़राब बातें क्या है, कून्स क्या है? Rust is a flaky, non-sticky layer that is very brittle and peels off. It then exposes the fresh iron layer to moisture and oxygen. This continuous cycle makes iron objects weak and can collapse buildings, bridges, break oil pipelines and more. और ख़राब बात यह है कोरोजन का, जो रस्टिंग होता है वो रस्टिंग से जो रस्ट फॉर्म होता है वो बहुत फ्लैकी होता है, नॉन स्टिकी होता है, तो वो गिर जाता है। ठीक है, तो गिरने के बाद वो जो फ्रेश आयरन लेयर को एक्सपोज कर देता है फिर से, जिससे एक कॉन्टीन्यूसली ऐसा चलता रहता है और फिर
जो आयरन का ऑब्जेक्ट होता है वो वीक होता जाता है और हेंस बिल्डिंग्स पुरान हो जाने के बाद कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं? तो इसको प्रिवेंट करने के 3 मेथड हैं। एक है बैरियर प्रोटेक्शन, एक है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और एलोइंग, ठीक है, रस्टिंग को रस्टिंग को प्रिवेंट करने का। तो बैरियर प्रोटेक्शन और अच्छा इसको समझते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। सपोज तुम्हारे 2 दोस्त थे ए और बी, बहुत ही शैतान दोस्त है तुम्हारे। सो वो तुम्हारे पास तुम्हारे घर में हमेशा आते हैं और तुम्हारे साथ खेल के चले जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे माता पिता ने नोटिस किया और देखा कि तुम्हारा जो संगत है वो अच्छा नहीं है। तुम पढ़ाई में पहले अच्छे थे, अभी ख़राब हो चुके हो, ख़राब होते जा रहे हो। तो तुम्हारे डैड ने सोचा कि तुम्हारे दोस्त लोगों से तुमको दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने उनके पास 3 ऑप्शन हैं। क्या? पहला बैरियर ऑप्शन। बैरियर मतलब क्या? वो तुम्हारे दोस्तों के बीच में आ जाएंगे, मतलब तुम्हारे दोस्तों को वो मना कर देंगे जब भी वो तुम्हें बुलाने आएंगे कि भाई आज तुम नहीं खेलने जाओगे, ठीक है। तो ऐसे करके वो बैरियर की तरह काम करेंगे। और अगर तब भी मान लो हाँ, तो मान लो कि किसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स घर पर नहीं रहे तो तुम्हारे दोस्त लोग आएंगे, तुम्हें खेलने के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो तब ये बात तुमको तुम्हारे डैड को पता चल गया, तो वो क्या करेंगे? तब वो बैरियर प्रोटेक्शन से नहीं करेंगे काम, तब वो क्या करेंगे? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करेंगे। सैक्रिफिशियल मतलब क्या? कि वो खुद तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलने चले जाएंगे, ठीक है। पहला तो क्या है कि पहला तो वो बोलेंगे कि नहीं, तुम लोग आज उसके साथ मत खेलो, आज तुम लोग मेरे साथ खेलो, ठीक है। मतलब क्या कि तुम्हारे डैड जो हैं वो खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। और एक है थर्ड मेथड है एलोइंग। एलोइंग का मतलब होता है कि कह सकते हो कि तुम्हारा एक और दोस्त तुम्हें एक और अच्छे टॉपर दोस्त के साथ दोस्ती करवा दिया, टॉपर दोस्त के साथ दोस्ती करवा दिया तुम्हारे डैड ने, ठीक है। ओके, अब हम इसको डिस्क्राइब इलेबोरेटली पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखो, बैरियर प्रोटेक्शन, लेयर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन आयरन एंड फैक्टर्स दैट कॉज रस्टिंग, दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। तो तुम्हारे दोस्तों के बीच में तुम्हारे माता पिता आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके वो तुम्हें बचा लेंगे। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि पेंटिंग करके और ग्रीजिंग करके, ऑयल या फिर ग्रीजिंग करके, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये आर पेंटिंग एंड ग्रीजिंग परमानेंट सोल्यूशन टू प्रिवेंट रस्टिंग? नो, बिकॉज वंस पेंट एंड ग्रीज गेट्स रिमूव्ड, आयरन विल कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड H2O एंड रस्टिंग विल कंटिन्यू। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज जब पेंट हट जाएगा या फिर ग्रीज हट जाएगा सालों के बाद, तब फिर से वो आयरन का जो सरफेस है वो फिर से एक्सपोज हो जाएगा और फिर रस्टिंग फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये तो भाई काम नहीं आया, है ना। इसलिए तुम्हारे डैड ने क्या किया? तुम्हारे डैड ने अभी खुद बोला कि भाई मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ खेलने, तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा, ठीक है। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या हुआ? ए लेयर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड ऑन ए लेस रिएक्टिव मेटल and a more reactive metal prevents oxygen and H2O to come in contact with iron and gets corroded in place of iron. तो देखो, होता क्या है कि तुम्हारे जो डैड हैं वो खुद को सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि वो खुद तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलने चले जाएंगे और तुम्हें उनके संगत से बचाएंगे भी, ठीक है। तो 2 काम करेगा। क्या काम? पहला तो वो खुद चला जाएगा खेलने, वो खुद चले जाएंगे खेलने, और तुम्हें बुरे होने से, मतलब तुम्हारा डाउनफॉल होने से भी वो बचाएंगे। 2 काम करेंगे, ठीक है। वन सच वे
एक एग्जांपल है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन का, जो कि होता है गैल्वनाइजेशन। तो गैल्वनाइजेशन में होता क्या है, जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। फिर भी जिंक को तो आयरन के साथ रिएक्ट करना चाहिए, बिकॉज जिंक तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन वो खुद इसके साथ रिएक्ट ना करके वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो गैल्वनाइजेशन मीन्स अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। ठीक है। तो हुआ क्या कि तुम्हारे डैड खुद चले गए तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलने और तुमको बचा लिया, ठीक है, फ्रॉम गेटिंग कोरोडेड। अब द गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स आर यूज टू मेक बकेट्स, ड्रम्स, शेड्स। ठीक है। अब जो गैल्वनाइज्ड आयरन शीट है, गैल्वनाइज मतलब क्या, जिंक का लेयर इसके ऊपर चढ़ाया गया है। अब इसको यूज़ किया जाता है बकेट बनाने के लिए, ड्रम बनाने के लिए और शेड्स बनाने के लिए। ठीक है। ओके लेकिन गैल्वनाइजेशन भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है रस्टिंग का, बिकॉज इसमें बहुत अमाउंट में मेंटेनेंस चाहिए। तो देखो भाई, अब तुम्हारे डैड का एज है 50 अबव या फिर 60 अबव, तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो हर दिन तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलने जा पाएंगे, है ना। तो इसी कारण से मेंटेनेंस बहुत ज़रूरत होता है गैल्वनाइजेशन वाले प्रोसेस में। इसीलिए ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है रस्टिंग का, बट आई कैन से और वी कैन से इट इज़ बेटर देन पेंट और ग्रीस। पेंट और ग्रीस से बहुत गुना बेटर है। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि अगर जिंक का लेयर टूट जाता है तो क्या आयरन रस्ट होगा या फिर जिंक? तो तुम्हें क्या लगता है कौन रस्ट होगा अगर जिंक का लेयर टूट जाए? ठीक है। ऐसा हुआ कि समडे तुम्हारे डैड खेलने नहीं गए, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न, उनका काम था, ठीक है, घर पर काम था। तो तुम्हारे दोस्त लोग बुलाने आएंगे तुमको, तब क्या तुम उनके साथ चले जाओगे या फिर तुम्हारे डैड उनको रोकेंगे? क्या होगा? इसका आंसर है जिंक विल कोरोड अगेन एट द प्लेस ऑफ आयरन सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो हुआ क्या कि तुम्हारे दोस्त लोग आके तुम्हें नहीं लेंगे, तुम्हें बुलाएंगे नहीं, तुम्हारे डैड को बुलाएंगे, बोलेंगे कि अंकल तुम तो भाई बहुत अच्छे हो, तुम तो हमें बहुत मज़ा दिलाते हो, ठीक है, मस्ती दिलाते हो, मस्ती करवाते हो, हमारे साथ खेलने जाते हो, खेलने कूदते जाते हो, ठीक है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम आ जाओ हमारे साथ, ठीक है, आप आ जाओ। ठीक है। तो इसी कारण से जिंक जो है वो खुद कोरोड होगा, इस वाले केस में भी जिंक खुद कोरोड होगा, क्योंकि वो जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा होगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन एलोइंग। अगर तब भी देखा कि भाई अभी हुआ क्या कि डैड ने खुद को सेक्रीफाइस किया, तुम्हारी जगह पर वो खेलने चले गए, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि जो बच्चे थे, तुम्हारे दोस्त लोग थे, वो बोर हो गए तुम्हारे डैड के साथ, ठीक है, तो तुम्हारे डैड के साथ वो भी ऐसा हुआ कि तुमको फिर से बुलाने आए कि भाई हम तो बोर हो चुके हैं, चल तू हमारे साथ खेलने आ। तब तुम्हारे डैड क्या करेंगे, क्योंकि वो अभी बहुत ओल्ड हो चुके हैं, एजेड हो चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारा जो दोस्ती है वो किसी एक और टॉपर बंदे के साथ कर देंगे, ठीक है, जानबूझकर एक टॉपर के साथ तुम्हारा दोस्ती कर देंगे, ठीक है, या फिर टॉपर कह सकते हो, या फिर तुम्हारे किसी एक और फ्रेंड के साथ कर देंगे। ठीक है। सो टू और मोर देन टू metals or metals along with small amount of non metals are mixed। तो एलोइंग में क्या होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स को एक साथ दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, या फिर सॉरी रिएक्ट नहीं, मिक्स करवाया जाता है, या फिर मेटल में कुछ अमाउंट में नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है। ठीक है। ऐसे करके एलोइंग प्रोसेस होता है, और ये है परमानेंट सोल्यूशन ऑफ कोरोशन से बचने का परमानेंट सोल्यूशन। नाउ एलॉयज आर व्हाट? एलॉयज आर समथिंग यू कैन से होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल्स विद नॉन मेटल्स। मेटल्स का ही हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, या फिर मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स का होमोजीनियस विद हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
बुक्स में हमेशा होमोजीनियस लिखा रहता है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसका एक एग्जांपल है जो कि है पर्लाइट, गूगल में सर्च कर सकते हो। पर्लाइट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एलॉय हैविंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ज़्यादातर होमोजीनियस है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म है सब कुछ, पार्टिकल पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हेट्रोजीनियस में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, मतलब एलॉय का फ़ायदा, एलॉइंग करवाया क्यों जाता है? टू इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए, और रेजिस्टेंस टू कोरोशन, मतलब कोरोशन को और भी धीमा करने के लिए, और डिक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आयरन को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए आयरन को एक एलॉय में आयरन का एक एलॉय बनाया जाता है। नहीं, सॉरी गलत बोल दिया। मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए एक एलॉय का यूज़ किया जाता है, जिसके बोलते हैं हम सोल्डर। ठीक है, सोल्डर। और कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए आयरन को करवाया जाता है स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट। ठीक है। देखो क्या होता है। प्योर आयरन इज सॉफ्ट, स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट एंड prone टू रस्ट। आयरन इज alloyed with कार्बन एंड इट becomes हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो प्योर आयरन जो होता है वो बहुत नरम होता है और जल्दी से खिंच भी जाता है जब गर्म होता है, और रस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा खासा मौका उसके पास होता है रस्टिंग हो जाने का। तो इसीलिए आयरन को कार्बन के साथ एलॉय करवाया जाता है, जिससे कि वो बन जाएगा हार्ड और स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो एलॉय करने का ये ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल करता है। ठीक है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है आयरन, क्रोमियम और निकल को मिक्स करने के बाद। ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील इज़ नॉट प्रॉन टू रस्टिंग। स्टेनलेस स्टील में कभी भी रस्टिंग नहीं होता, और इसको बर्तन बनाने में बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसमें जो मिक्स कॉम्पोजिशन में जो क्रोमियम जो है इसको कोरोशन फ्री करता है। क्रोमियम इसको कोरोशन नहीं होने देता, और इसको स्टेन मतलब दाग धब्बे से भी बचाता है। दाग धब्बे लगने से भी बचाता है क्रोमियम। और निकल क्या करता है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील रस्टिंग फ्री और कोरोशन फ्री, और इट इज़ यूज टू क्रिएट यूटेंसिल्स बिकॉज दाग धब्बे नहीं लगते। एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्योर गोल्ड इज़ 24 कैरेट विच इज़ सॉफ्ट एंड हैंस इट इज़ नॉट यूज टू मेक ज्वेलरी। तो 24 कैरेट गोल्ड सबसे प्योर गोल्ड होता है, प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड, लेकिन इसको ज्वेलरी बनाने में यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज ये बहुत नरम होता है। ठीक है। तो ये टूट जाता है, नरम होता है तो टूट जाता है, सॉफ्ट होता है। तो इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड यूज़ होता है एज एन ऑर्नामेंटल गोल्ड, मतलब इससे ही ज्वेलरी बनाया जाता है। इसका मतलब 22 कैरेट का मतलब होता है कि इसके जो 24 में से 22 पार्ट्स गोल्ड के होते हैं, और बाकी के 2 पार्ट्स होते हैं या तो कॉपर के या फिर सिल्वर का। ठीक है। मतलब 24 में से 24 गोल्ड नहीं होता, 24 में से 22 पार्ट गोल्ड होता है, बाकी के 2 पार्ट्स कॉपर या फिर सिल्वर। और यही कॉपर या फिर सिल्वर इसको स्ट्रेंथ देता है, जिससे कि इसमें तुम कोई भी अपने मन चाहत इम्प्रिंट कर सकते हो। सपोज यहाँ पर एक गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन के ऊपर तुमने अपना नाम लिख दिया, सपोज XYZ। ठीक है। तो जब तुम इसको इम्प्रिंट करोगे तो ये जो कॉइन है टूटेगा नहीं, लेकिन अगर तुम 24 कैरेट के गोल्ड से करोगे तो ये टूट जाएगा, या फिर कह सकते हो कि मतलब इम्प्रिंट बैठेगा नहीं इसके ऊपर। ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि सिल्वर और गोल्ड को ही क्यों यूज़ किया जाता है टू मेक ज्वेलरी? बिकॉज ये अनरिएक्टिव मेटल होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट करते नहीं, नोबल मेटल्स डोंट कोरोड ईजिली, कोरोड नहीं करते हैं, मतलब कोरोशन नहीं होता इतना ईजिली, और मेंटेन्स लस्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनमें जो चमक होता है, शाइनी अपीयरेंस, वो हमेशा नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। ठीक है, जिससे कि एक चमक रहता है। और इसी कारण से इनको ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है।
नाउ कॉमन एलॉयज़, कुछ एलॉयज़ हैं जो कॉमन है, तो आपको इसके प्रॉपर्टीज़ भी याद करने ज़रूरत नहीं है, फिर बस आपको इसका कॉम्पोजिशन याद रखना है। ओके, और इसका यूजेस अगर पूछ लिया जाए तो बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि ब्रास बहुत ही कॉमन है ये, इसमें कॉम्पोजिशन है कि इसमें 80% कॉपर होता है और 20% जिंक होता है, ठीक है। और कॉपर को यहाँ पर बेस मेटल कहा जाता है, मतलब जिसका जिसके कॉम्पोजिशन में सबसे ज़्यादा अहम योगदान होता है उसको हम कहते हैं बेस मेटल, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा परसेंट में है तो ये बेस मेटल है, ठीक है। तो ब्रास का जो कॉम्पोजिशन है वो है 80% कॉपर और 20% जिंक। यूजेस क्या है, यूटेंसिल स्क्रू बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद है ब्रोंज। ब्रोंज में होता है कॉपर 90% और टीन 10%, तो यहाँ पर 90% है, ज़्यादा है, तो ये बेस मेटल हो जाएगा कॉपर, ठीक है। और इसका यूजेस है कॉइन बनाने के लिए, बेल बनाने के लिए, घंटा बनाने के लिए, ठीक है। फिर जर्मन सिल्वर, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, देखो, इसमें कॉपर 60% होता है, जिंक 20% और निकल 10%। नाम सिल्वर है लेकिन यहाँ पर कॉम्पोजिशन में कोई भी सिल्वर नहीं होता। इसका रीज़न ये है जर्मन सिल्वर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट शाइन्स लाइक सिल्वर, सिल्वर के साथ चमक होता है इसका, एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोशन, कोरोशन फ्री होता है, और इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर बेस मेटल होगा ऑब्वियसली कॉपर, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। फिर सोल्डर, इसमें लेड होता है 50% और टीन होता है 50%। इसका मेल्टिंग पॉइंट लेड और टीन से भी कम होता है, इसका प्रॉपर्टी है ये। और इसको इलेक्ट्रिक वायर जॉइन करने में मदद यूज़ किया जाता है। जो आपने देखा होगा कि एक ग्रीन सर्किट होता है, देखो ऐसा एक ग्रीन सर्किट होता है जिसमें कुछ सिल्वरी टाइप के कुछ होते हैं, तो उसमें आपको जॉइन करवाया जाता है, इसके मदद से सोल्डर किया जाता है, ठीक है। एक और है आपके बुक में है एलनिको, जिसका कॉम्पोजिशन है कि एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का होता है, ठीक है। ओके इसके बाद नोट, द एलॉयज ऑफ मर्करी विथ एनी अदर मेटल इज कॉल्ड एमालगम। मर्करी के साथ और भी किसी भी मेटल का अगर तुम एलॉय करते हो तो उस एलॉय को हम कहते हैं अमालगम। जैसे कि डेंटल अमालगम, उसमें क्या होता है कि सिल्वर के साथ मर्करी का एलॉय होता है। फिर जिंक एमालगम, मतलब उसके साथ उसमें जिंक और मरकरी का एलॉय होता है, मतलब मरकरी होगा ही होगा। तो मरकरी के साथ कोई भी मेटल का एलॉय करो तो उसका नाम कहेंगे हम एमालगम, ठीक है ना। व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को प्रिवेंट करने का वे क्या है। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के बहुत सारे वे हैं, बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल, एलोइंग। अब कोरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी तरीके का कोरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एनोडाइजिंग यूज़ किया जाता है। ना व्हाट इज एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग इज एन electrolytic passivation process that is used to increase the natural oxide layer on surface of metal parts. It is generally done for aluminium and its alloys, ठीक है। तो एनोडाइजिंग क्यों किया जाता है, जिससे कि एक्चुअली एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है जिसमें नेचुरल ऑक्साइड लेयर को मोटा करवा जाता, मतलब इसको और भी मोटा किया जाता है, और इसको एक्चुअली एल्यूमिनियम और इसके एलॉयज़ के लिए करवाया जाता है। ना वाई इट इज़ यू कैन से कि सिंपल भाषा में अगर तुम समझो, सो इट इज़ एनोडाइजिंग मीन्स प्रोसेस इन विच ए प्रोटेक्टिव एंड अनरिएक्टिव लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन मेटल एट एनोड, ठीक है। एनोडाइजिंग को शॉर्ट में समझने के लिए समझ सकते हो कि एक प्रोटेक्टिव और अनरिएक्टिव लेयर को मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है, जो मेटल एनोड में लगाया जाता है, ठीक है। तो देखो पहले एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को और भी मोटा और कलरफुल बनाया जाता है यूजिंग द एनोडाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाउ एनोडाइजिंग इज़ डन फॉर एल्यूमिनियम, थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। तो पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लो जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है, तो एक्वस में आपको पता है क्या होगा, आयन में डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएट होगा 2H+ आयन देगा, और तो देखो तो डिसोसिएट होगा सल्फेट आयन में और इस आयन में। अब इसके अंदर एक्वस मतलब क्या, पानी भी होगा, तो H2O भी क्या होगा, H2O भी H+ आयन और OH- आयन में डिसोसिएट होगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, एसिड बेस में हम पढ़ चुके हैं।
फिर कैथोड में होगा रिडक्शन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के आयन्स 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो कैथोड से यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। कैसे देखो, 2 हाइड्रोजन के आयन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो आयन ने 2 गेन किया मतलब क्या, वे बन जाएगा वो क्या, 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब ये 2 हाइड्रोजन एटम्स क्या बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे और वो बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा कैथोड से। फिर एनोड में क्या हो रहा है कि अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन मिल कहाँ से रहा है, जिसको ये गेन कर रहा है, एनोड से मिल रहा है। एनोड में क्या आ रहा है कि 4 हाइड्रोक्साइड आयन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, जिससे कि हमें मिलता है 2 H2O मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एनोड से। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये एल्यूमिनियम, ये जो एल्यूमिनियम का स्ट्रिप है एक, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का स्ट्रिप है। तो ऑक्सीजन के साथ जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो यू नो व्हाट हैपेंस, कोरोशन हैपेंस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स। ठीक है, अब ऑक्सीजन मिलता जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये और ये जो थिक लेयर है, सॉरी ये जो लेयर है, ये और मोटा होता जाता है। ठीक है, इसको एनोडाइजिंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर एल्यूमिनियम को एनोड में लगाकर इसको करवाया जाता है। ठीक है, और इसमें और कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट में समझा दिया। एंड दिस इज़ द फाइनली एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई होप आपको ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगा है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।